हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा सा रिफॉर्म करने के लिए बनाया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया? क्या ब्रिटिश सच में इंडियंस को पॉलिटिकल पावर देना चाहते थे, या ये एक सिर्फ स्ट्रेटेजी थी ब्रिटिश रूल को और लंबा चलाने के लिए? तो चलिए एक एक करके इस एक्ट के फीचर्स और उनकी ज़रूरत को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो इंडिया के वाइसरॉय थे। In this act, Central Legislative Council increased from 16 to 60 members and the Provincial Council is also increased, but it is varied by region. यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का नंबर 16 से 60 तक बढ़ाया गया और प्रोविंशियल काउंसिल का भी साइज बढ़ाया गया, पर यह यूनिफॉर्म नहीं था, हर प्रोविंस में अलग नंबर था। तो समझते हैं इस प्रोविज़न को क्यों लाया गया। तो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत छोटी और पावरलेस थी। इंडियंस का रोल बस एक स्पेक्टेटर जैसा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काउंसिल की साइज बढ़ाकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, लेकिन असल में पावर उन्हीं के हाथों में थी। इससे एडुकेटेड इंडियंस में यह इल्यूशन क्रिएट किया गया कि उन्हें पार्टिसिपेशन मिल रहा है, पर डिसीजन मेकिंग अब भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी। अब हम देखेंगे इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविजन को। तो दिस एक्ट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इट अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल काउंसिल्स। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिश ऑफिशियल्स की मेजोरिटी रखी गई, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दी गई। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिशर्स इंडियन से ज़्यादा थे, जबकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस ब्रिटिशर्स से ज़्यादा थे। तो चलिए समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर इंडियंस को पावर मिल गई तो वो उनकी पॉलिसीज अपोज करेंगे, इसलिए उन्होंने सेंट्रल लेवल पर कंट्रोल अपने पास रखा, जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे, जबकि प्रोविंशियल लेवल्स पर थोड़ी फ्रीडम दी ताकि इंडियंस को लगे कि उन्हें भी गवर्नेंस का पार्ट बनाया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल ट्रिक थी, पावर का इल्यूशन देना, लेकिन असल कंट्रोल ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ में रखना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन को। तो दिस एक्ट एनेबल्ड मेंबर्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड इट आल्सो अलाउड मेंबर्स टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन इश्यूज लाइक बजट्स। यानी कि काउंसिल मेंबर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अब पूछ सकते थे, बजट पर डिबेट कर सकते थे और रेजोल्यूशंस प्रपोज कर सकते थे। अब आता है इस प्रोविजन की ज़रूरत। तो पहले काउंसिल्स बस एक रबर स्टंप जैसी थी, जो ब्रिटिश डिसाइड करते थे वही होता था। पर उस समय इंडियंस ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें पॉलिसी मेकिंग में एक्टिव रोल दिया जाए, और इस एक्ट के बाद मेंबर्स थोड़ा डिबेट और डिस्कशन कर सकते थे, पर डिसीजन मेकिंग पावर अब भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी। ये एक छोटी सी रिफॉर्म थी, पर रियल डेमोक्रेसी से अब भी बहुत दूर थी। तो चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे। तो फर्स्ट टाइम इंडियंस वर अलाउड टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम फर्स्ट इंडियन इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। यानी कि इस एक्ट से पहली बार इंडियंस को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन बने जो लॉ मेंबर बने। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर्स ने यह प्रोविज़न क्यों ऐड किया। तो उस समय ब्रिटिश को प्रेशर था कि वो इंडियंस को हायर पोस्ट पर लाए, नहीं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता। तो इस तरह से इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया ताकि एडुकेटेड इंडियंस को लगे कि उनके लोग भी गवर्नमेंट में है। लेकिन यह सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर था, ब्रिटिशर्स अब भी इंडियंस को कठपुतली की तरह नचा रहे थे। अब बात करते हैं इस एक्ट की नेक्स्ट प्रोविज़न के बारे में।
तो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द concept of separate electorate for Muslims, and in this concept Muslim members elected only by Muslim voters. It is also known as legalized communalism, and Lord Minto became the father of communal electorate. यानी कि पहली बार मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब से मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम वोटर्स द्वारा इलेक्ट होंगे, और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का मतलब है मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दे सकते थे। इसका मतलब यह था कि मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शन प्रोसेस था जिसमें सिर्फ उन्हीं के लोग इलेक्ट हो सकते थे। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंडर ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि हिंदूज और मुस्लिम को अलग अलग रखा जा सके। ये एक्ट कम्युनलिज्म की शुरुआत थी जो आगे चलकर इंडिया के पार्टीशन का एक बड़ा कारण बना। अब हम देखेंगे इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविजन को। दिस एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स। तो उस समय ब्रिटिश सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि और भी पावरफुल ग्रुप्स को अलग अलग करना चाहती थी। जमींदार और बिजनेस कम्युनिटीज़ को ब्रिटिश फ्रेंडली बनाने के लिए उन्हें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड करके एडुकेटेड यूथ को खुश किया गया। इससे इंडियंस यूनाइटेड नहीं हो सके और ब्रिटिश का कंट्रोल बना रहा। तो आज हम लोगों ने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। तो ये एक्ट एक माइलस्टोन था जो इंडियंस को लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन देता है, पर साथ ही डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी को और स्ट्रॉन्ग करता है। इस एक्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ये एक्ट कम्युनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है और आगे चलकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का बेस बनता है। इंडियंस को इल्यूशन दिया गया कि वो गवर्नमेंट का पार्ट है, पर असल में उनका पावर बहुत लिमिटेड था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।